नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। प्रदेश है राजस्थान, जिला है पाली, कस्बा है बर कस्बा। बर कस्बे के न्यू कॉलोनी से रात में एक सूचना आई कि कॉलोनी के उगम राज चौहान का बेटा, जिसकी उम्र महज 7 महीने है, वो अपने घर की ही एक बाल्टी में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात गांव वालों के गले उतर नहीं रही है। बहरहाल पुलिस आ गई। बच्चे की मां शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। पिता उगमराज थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो रहा था। पुलिस ने घटनास्थल को अच्छी तरह से देखा। राजस्थान में बड़ी बड़ी बाल्टियों का चलन है। पानी की कमी होती है स्टोरेज के लिए। हम लोगों की तरफ इधर छोटी छोटी बाल्टियां जो ज़्यादातर नहाने के काम आती हैं, इससे इतर बड़ी बाल्टियां होती हैं जिनमें पानी स्टोर करके लोग रखते हैं। एक बड़ी बाल्टी में औंधा मुंह पड़ा हुआ वो 7 महीने का मासूम, जिसका नाम गुन्नू था, वो पड़ा हुआ था। पूरा गांव इकट्ठा था। गांव की हमदर्दी शोभा के साथ थी। फौरन लोगों ने उसका कारण भी बताया कि शोभा बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। इसके 5 मिसकैरेज हो चुके थे। लाखों रुपए डॉक्टरों पर लुटाया था। देवी देवता का कोई स्थान इसने नहीं छोड़ा था। और आखिरकार मिन्नतों के बाद 10 साल बाद शादी के ये बच्चा पैदा हुआ था। और इस बच्चे का नाम पूरे परिवार ने ब्रह्ममास यानी गुन्नू रखा था। घर में उसके पिता 2 भाई थे। बड़ा भाई उत्तम चंद चौहान, जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उत्तम चंद चौहान की पत्नी का नाम गुड़िया था। दूसरा उगमराज चौहान के का ये बच्चा था, जो शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ था। वो बाल्टी में कैसे पहुंच गया, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि घटना वाले दिन यानी 2 जुलाई को परिवार के सभी सदस्य अपने रिश्तेदार पड़ोस में ही रहने वाले चंपालाल चौहान के यहाँ उनके घर पर गए हुए थे। पूरा परिवार, दोनों भाई की पत्नियां और माँ बाप। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। घर के 3-4 नौकरों को पर शक जाहिर किया घर वालों ने और गांव वालों ने भी। कुछ मजदूरों पर शक किया जो वहां थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था उसमें शामिल थे। पुलिस सबको उठा लाई, बटोर लाई। एक एक से पूछताछ शुरू हुई। घटना के वक्त या घटना के दिन ये लोग कहाँ थे, एक एक की बात को वेरीफाई भी किया गया। लेकिन किसी का भी न तो कोई मोटिव समझ में आया और ना ही कोई इनकी लोकेशन का या इनकी संलिप्तता का कोई भी सुराग पुलिस को मिल पाया। सबूत मिला उसी बाल्टी से जिसमें बच्चा डूबा हुआ था। मतलब सिर के बल वो औंधा पड़ा हुआ था, पैर का हिस्सा बाल्टी के
किनारे पर था। उसमें जो चुनरी पहनी जाती है उसमें सितारे जड़े होते हैं। राजस्थान में बहुत ही चटक रंग और अच्छी चुनरियों का बड़ा चलन है, बड़ा फैशन है। बल्कि राजस्थान की जो चुनरी हैं, चुन्नी हैं, दुपट्टे हैं, ये जिस तरह से रंगे जाते हैं, उनको तागे में बांध के और अलग अलग उसके रंग बिखेरे जाते हैं, वो पूरे देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ की महिलाएं भी राजस्थान में ट्रेडिशनली बहुत गोटे पट्टे वाली चुनरी या जो घाघरा पहनती हैं या और जो कपड़े पहनती हैं, खासकर शादी ब्याह के मौके पर, उसमें तमाम सितारे और इस तरह की चमकीली चीज़ें लगी हुई होती हैं। पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने सबसे पहले कारण का पता करने के लिए बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर गई वहाँ की जो डीएसपी थी, लेडी ऑफिसर थी, और उनको जैसे ये कहते हैं ना कि क्राइम के या अपराध का अनावरण या अपराध में काम करना, वो उसका उनका शौक था। उनका नाम था सीमा चोपड़ा। सीमा चोपड़ा और बर के जो एसएचओ थे सुखदेव सिंह, इन्होंने घंटों घंटों उस घर की में रुककर और कोशिश की ये जानने की कि कौन आया गया होगा या कोई सबूत मिला हो। बाल्टी के उस पानी का सैंपल भी लिया कि ऐसा तो नहीं बाल्टी के पानी में कुछ ऐसा था कि बच्चे ने हाथ लगाया और उसकी मृत्यु हो गई। बाल्टी के पानी का सैंपल केमिकल एनालिसिस के लिए लेते समय उसमें वो जो गोटे पट्टी वाली जो चुनरी होती है उस पर लगे हुए सितारे 2-3 उसकी तलहटी में दिखाई पड़े। सीमा चोपड़ा ने फौरन उसे बाहर निकाला और घर वालों से ये कहा कि ये बताइए कि आप सभी अपने कपड़े निकाल कर देंगे या हमें एक एक कपड़े की तलाशी लेनी होगी। लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप जितनी स्त्रियां हैं घर में, जो महिलाएं हैं, वो अपनी चुन्नी, ओढ़नी या जो घाघरा पहनती हैं या जो राजस्थान की जो पोशाक है, वेशभूषा है, और ख़ासकर जो शादी ब्याहों में पहना जाता है, वो एक एक करके लाकर रखना शुरू किया। और तुरंत निगाह पड़ी बच्चे की ताई यानी गुन्नू की ताई गुड़िया के कपड़ों पर। गुड़िया के की जो चुनरी थी, गुड़िया के की जो चुनरी थी जो उसने लाकर रखी थी, उसमें ठीक वैसे ही जो चमकीले सितारे जड़े जाते हैं, अच्छे लगते हैं। राजस्थानी पोशाक वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, और महिलाओं की वो डार्क कलर की अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन की पोशाक वो और अच्छी लगती है। और उसमें गोटे में तरह तरह की वो टाँके हुए होते हैं जो चमकीले सितारे जैसे होते हैं। उस चुनरी के उन पट्टों पर लगी हुई वो जो सितारे थे, उनको एक एक करके निकाला गया। 4-6 वो सितारे निकाले गए। फॉरेंसिक टीम आई हुई थी और बाल्टी के पानी में जो सितारे बरामद हुए थे, उन दोनों को अलग अलग रखकर मौके पर ही फॉरेंसिक टीम ने जो उसके पास लेंस होते हैं बड़े पावर के, उनसे चेक करना शुरू किया। मतलब कितनी धारियां बनी हैं उसमें, कितने उसमें होल बने हैं टाँकने के लिए, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। दोनों को जब मैच किया तो वो परफेक्टली वही निकले जो चुन्नी से निकाले गए थे। यानी उस समय, जिस समय ये लड़का, उस बच्चा या गुन्नू पानी में गिरा होगा, उस समय ये महिला आस पास जरूर रही होगी। पुलिस को ये भी शक हुआ कि हो सकता है पानी जब इकट्ठा किया, और कई बाल्टियाँ थीं,
तमाम स्टोर करके पानी जो घर में रखा जाता है सब बाहर निकाला गया। किसी में भी इस तरह के सितारे नहीं मिले सिवा उस बाल्टी के जिसमें गुन्नू का शव मिला था। पुलिस ने सबसे पहले गुड़िया यानी गुन्नू की ताई से पूछताछ करने की कोशिश की। पूरा परिवार विरोध में खड़ा हो गया। पिता जो इनके थे उत्तम चंद और उगम राज के, भीखम चंद चौहान, उनकी पत्नी, दोनों बेटे उत्तम चंद भी और उगम राज भी, और दोनों बहुएं, एक बहू को तो पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी बहू जिसका बेटा मारा गया था, शोभा, इन लोगों ने पुलिस का विरोध करना शुरू किया। इन लोगों ने कहा कि ये गुन्नू की ताई है, अपने जान से ज्यादा वो गुन्नू को प्यार करती थी। आपको इससे पूछताछ करने का या इस पर शक करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम लोग भी जब इन पे शक नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे शक कर सकते हैं। शोभा ने आगे निकल कर कहा कि गुड़िया मेरी जेठानी जरूर हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन से ज़्यादा मुझे मानती हैं। हम इन पर अंधा विश्वास करते हैं। हमें सपने में भी हम नहीं सोच सकते या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जेठानी ने ऐसा कुछ किया हो कि पुलिस उनसे बातचीत करना चाहती हो। बहरहाल गांव के बड़े बुजुर्गों को पुलिस ने बुलाया, बातचीत की, उनको अलग ले जाकर समझाया कि किन कारणों से हम इससे पूछताछ करना चाहते हैं। बाद में गांव के सभी संभ्रांत लोगों ने परिवार वालों को बुलाया। सब इंस्पेक्टर लेडी, सब इंस्पेक्टर, ये सीओ जो वहाँ पे थी सीमा चोपड़ा और बाकी सब लेडी सब इंस्पेक्टर्स और सिपाही उसको लेकर अपने साथ थाने पर पहुंची। थाने पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ शंका थी, शंका का आधार वो चुन्नी थी। चुन्नी में भी जड़े हुए सितारे थे, वो सितारे जो वही थे जो बाल्टी के पानी में गिरे हुए मिले थे। महिला पुलिसकर्मियों ने थोड़ी देर साधारण तरीके से बातचीत करने के बाद अपना काम भी शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा उनको वेट नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में सारी बातें साफ हो गईं। गुड़िया ने बताया कि हाँ, मैंने ही इस बच्चे को मारा है। जब अंत में चोपड़ा ने उससे ये सवाल किया कि आखिर तुम भी 3 बच्चों की मां हो, 7 महीने के गुन्नू को इस तरह से मारते समय तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं दुखा, वो सिर्फ सिर नीचे करके बात सुनती रही। जब पूरी बात सामने आई तो यूं सामने आई कि गुड़िया के 2 लड़के और 1 लड़की थी। शोभा के 5 मिसकैरेज हो चुके थे। हर बार वो उससे कहती थी कि क्यों इतना परेशान हो रही हो, मेरे एक बेटे को गोद ले लो। लेकिन इस बात के लिए उगम राज चौहान यानी शोभा के पति नाराज नहीं होते थे और ये कहते थे कि नहीं, अभी तो हमारी उम्र कहाँ निकली जा रही है, हम अभी कोशिश करेंगे। हमने लाखों रुपए इलाज में खर्च किए हैं, मंदिरों में जाके मन्नतें मांगी हैं, तो हमें ज़रूर इसका फल मिलेगा। और जब गुन्नू पैदा हुआ उसके बाद से ही गुड़िया का व्यवहार शोभा के प्रति डिफरेंट हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जिस पूरी प्रॉपर्टी पर मेरी निगाह थी उसके आधे का हिस्सेदार तैयार हो गया है। वो भीतर ही भीतर उससे जलन रखने लगी थी और इसीलिए 2 तारीख को जब रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, चंपालाल चौहान के यहाँ,
और सारे लोग वहाँ गए। क्योंकि गुन्नू छोटा था और सो गया था, इसलिए उसको लेकर नहीं गए। गुड़िया की बेटी और एक बेटा उसकी देखभाल के लिए घर पर ही मौजूद थे। बीच में जब वैवाहिक कार्यक्रम अपने शबाब पे था, जोरों पे था, तो चुपचाप गुड़िया घर वापस आ गई और अपने दोनों बच्चों से कहा कि अब मैं आ गई हूँ, बच्चे को देख लूँगी, तुम लोग जाके बारात में, तुम लोग जाके शादी में शामिल हो जाओ। तैयार होके वो दोनों वहाँ से चले गए। घर में अकेली गुड़िया और उसकी जेठानी शोभा का 7 महीने का बच्चा था। गुन्नू सो रहा था, अच्छी नींद सो रहा था। इसी बीच में पानी के लिए बाल्टी निकाली उसने और 2 घड़ों में भरा हुआ पानी था। आधा आधा दोनों घड़ों का पानी निकालकर उस बाल्टी को भर दिया। सोते हुए, चूंकि वो बच्चा ज़्यादातर गुड़िया के पास ही रहता था, शोभा ने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। जब तब वो शोभा की गोद से बच्चे को उठाकर उससे दुलार करती थी। इसीलिए जब उसने बच्चे को उठाया तो बच्चे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। बाल्टी के ठीक नजदीक पहुंचते ही उसने झट से दोनों पैर हाथ से पकड़े और उसका मुंह का हिस्सा पानी में डुबो दिया। आप सोचिए, 7 महीने की मासूम जान अचानक जब उसके मुंह से या नाक से या कान से पानी गया होगा तो उसका रिएक्शन क्या रहा होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने। लेकिन 1-2 बार नहीं, 20 से 25 बार उसने उस बच्चे के सिर के हिस्से को डुबोए रखा। उसने वो तड़पता रहा होगा, चिल्लाने की कोशिश करता रहा होगा, लेकिन उसकी चिल्लाहट बाहर न जाए इसीलिए उसके सिर को बराबर पानी में डुबो कर रखा था। बाहर निकालती थी बार बार ये देखने के लिए कि जान तो नहीं बची है। और फाइनली 21वीं या 22वीं बार में उसे ये एहसास हुआ कि ये मर गया। उसे उसी हालत में, मतलब आधा शरीर बाल्टी के बाहर, यानी निचला शरीर, पैर का हिस्सा बाल्टी के बाहर और सिर का हिस्सा बाल्टी के भीतर छोड़कर वहाँ से सीधे वो उसी वैवाहिक समारोह में चली गई, चंपालाल चौहान जी के यहाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने अपने बच्चों, बेटा और बेटी को ये कतई नहीं कहा कि घर में कोई नहीं है, बच्चा अकेले है, तुम चले जाओ। रात में जब 12-1 बजे के आसपास परिवार के सारे लोग गए, माँ शोभा, बच्चे को उसने देखा, वो था नहीं। वो ढूंढने लगी, तभी उसकी निगाह बाल्टी में आधा पैर बाहर निकला हुआ, आधा सिर का हिस्सा भीतर पड़ा हुआ उसकी निगाह पड़ गई। देख के वो इस कदर चीखी कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। जिसने भी गुन्नू को इस हालत में देखा सभी चीखने लगे। गांव पूरा इकट्ठा हुआ। शादी बारात का दिन था। चंपालाल जी के यहाँ भी जो गेस्ट आए थे वो भी आ गए। पुलिस को खबर की गई, पुलिस आ गई और अगले दिन जो इसकी चुन्नी का, क्योंकि ऐसा जो रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन है कि जब वो बार बार उसको ऊपर नीचे कर रही थी, वजन था 7 महीने का, अगर बच्चा है तो वो ज़रूर 8-10 केजी का तो रहा होगा। और उसको ऊपर नीचे करने में उसकी चुन्नी जब फंसी होगी कपड़े के बाकी दूसरे कपड़ों के हिस्से से, तो वो उस पर जड़े हुए वो जो सितारे होते हैं वो टूट कर उस पानी में चले गए। यानी गुन्नू ने अपनी मौत का सबूत अपने मौत के सामान में ही छुड़वा दिया, ताकि मेरी ताई, जिसने मेरे साथ ये धोखेबाजी की है, वो बच न सके। और एकमात्र यही सबूत था जिसकी वजह से पुलिस का शक
गुड़िया पर गया था। जिस समय गुड़िया ये अपना वृत्तांत बता रही थी, वहाँ के लोकल जो अखबार नवीस हैं वो सब मौजूद थे। उन्होंने अगले दिन के अखबारों में लिखा है कि उसकी बात जब वो बता रही थी तो वहाँ जो महिला सीओ थी चोपड़ा, सीमा चोपड़ा, महिला सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल्स और यहाँ तक कि पुरुष कांस्टेबल्स भी सब रोने लगे थे, क्योंकि गुन्नू का शव सब ने देखा था। इतने मासूम बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या। जैसे जैसे वो बताती गई कि इतनी बार डुबोया फिर निकाला, लेकिन उसके नाक से ऐसा लग रहा था कि वो हवा बाहर आई है, बुलबुला दिखाई पड़ा। फिर मैं डर गई, फिर मैंने उसको डुबाया। इस बार वो देर तक डूबा रहा। 3-4 बार में जब भी डुबोती थी उसके हाथ पैर में हल्का हल्का मूवमेंट होता था, और 20वीं 21वीं बार में जब किसी तरह का मूवमेंट होना बंद हुआ तब मैंने फिर भी मुझे शक हुआ तो मुंह उसी में डुबोकर पैर को बाहर रख दिया, ताकि ऐसा महसूस हो कि वो चलते चलते या रेंगते रेंगते पास में आया होगा और गलती से उसका मुंह का हिस्सा पानी में गिर गया होगा। दिमाग बहुत लगाया था गुड़िया ने, उसके दिमाग लगाने में कोई कमी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा ड्रामा ताई ही कर रही थी जब पुलिस आई। सीओ ने, सीमा चोपड़ा ने वहाँ सबके सामने यही कहा कि हम लोगों को सीमा के रोने का उतना दुख नहीं हो रहा था जितना सीमा की जेठानी गुड़िया के रोने का ड्रामा कर रही थी। चिघाड़ चिघाड़ के रोना, जोर जोर से दोनों हाथ जमीन पर पटकना और अचानक बेहोश हो जाना। बहरहाल दादी और दादा दोनों का बुरा हाल था। घटना के कई दिन बाद तक भी दादी दादा ने खाना नहीं खाया था, शोभा ने खाना नहीं खाया था, और दोनों भाइयों में जो प्रेम था उसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। दोनों कपड़े के व्यापारी थे, अच्छा व्यापार करते थे। उगम राज की दुकान कपड़े की बर में ही थी और उत्तम चंद की दुकान बलूंदा में थी। दोनों अलग अलग दुकान थी, लेकिन एक ही साथ नई कॉलोनी में दोनों एक साथ रहते थे, कोई बंटवारा नहीं हुआ था। और शादी के बाद भी दोनों में किसी तरह के विवाद की कोई सूचना न तो मोहल्ले वालों को थी, न किसी उनके रिश्तेदारों को थी। बहरहाल इस हत्या का राज एक बहुत छोटी सी चुनरी में लगने वाली जो सितारा होता है, स्टार्स छोटे छोटे जो होते हैं, उनसे इस घटना का खुलासा हुआ। और जिन्होंने इस पे बहुत ध्यान से, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि घटना स्थल पर नए पुलिस अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। आजकल तो ये है कि अपना सूचना मिली और एडिशनल एसपी से ऊपर के अधिकारी गए, खड़े हुए और ये इंश्योर कर लिया कि घटना स्थल पर खड़ी हुई उनकी फ़ोटो ज़रूर खिंच जाए, ताकि अगले दिन अखबारों में निकले कि एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और चले आए। सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक जब भी कोई घटना स्थल पर जाए तो घटना स्थल पर पूरा समय दे, दिमाग में उस पूरे अपराध की कड़ियों को जोड़े और अंदाज लगाए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मौके पर मिल सकती हैं, जो अपराधियों ने छोड़ी होंगी। यानी कोई भी अपराधी हो, कितना भी चालाक हो, घटना स्थल पर अपराध के कुछ न कुछ सुराग छोड़ जाता है, चाहे फुटप्रिंट हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे बटन का टुकड़ा हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा छूट जाता है जिससे अपराधी तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलती है। जो सीओ जयतारण थी वो सीमा चोपड़ा और बर के इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह,
एक कांस्टेबल था लोकेश मीणा, जो बताते हैं कि उसका जो एक्यूमेंशिप थी क्राइम के बारे में वो भी बड़ी परफेक्ट थी। इन तीनों के लिए स्थानीय अखबारों ने भर भर के प्रशंसा के शब्द लिखे थे। बहरहाल गुड़िया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जो सबसे बड़ा सबूत है बाल्टी में मिले हुए वो कण, वो छोटे छोटे स्टार्स जो चुनरी में लगाए जाते हैं, इसके अलावा भी वो सबूत कि ये पूरे फंक्शन को छोड़कर थोड़ी देर के लिए घर आई थी, ये भी सबूत कि उसने अपने दोनों, एक लड़का और एक लड़की से कहा था कि तुम लोग अब जाओ अटेंड कर लो, मैं आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से शामिल हो गई, लेकिन लड़का लड़की को उसने वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। ये बातें फोटोग्राफ, आजकल फोटोग्राफ कहीं छूटता नहीं है। अगर कोई किसी समारोह में शामिल होने के लिए गया है तो कोई न कोई अपने मोबाइल से उसको खींच रहा होगा, मोबाइल से वीडियो बना रहा होगा। और जब वहाँ पर उपस्थित लोगों के फोटो और वीडियो देखे गए तो वो स्पष्ट हो गया कितने बज के कितने मिनट पर वो समारोह स्थल को छोड़कर गई है और फिर कितनी देर में वापस आई है। जब वो छोड़ के गई है उसके कितनी देर बाद उसका बेटा बेटी आए हैं और कितने बाद वो लौटकर वापस शरीक हुई है उस वैवाहिक कार्यक्रम में। तो इतने ढेर सारे सबूतों के आधार पर उसका ट्रायल होगा, लेकिन जो एक मासूम की इतनी वहशियाना तरीके से हत्या की उसने, उसकी माफ़ी हो सकता है सबूतों के अभाव में कोर्ट उसको माफ़ कर दे, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में इसकी जो सज़ा है वो फिर सज़ा ही होगी और ज़रूर मिलेगी इसकी सज़ा। आज की घटना, आज एक महिला जो खुद ही 3 बच्चों की माँ थी, उसने देवरानी के 7 महीने के बच्चे को जिस तरह से उसने हत्या की, उसे देखकर रावण के साम्राज्य की जितनी राक्षसियां रही होंगी उनकी भी रूह कांप गई होगी। ताड़का बहुत रोई होगी, सिंहिका बहुत चिल्लाई होगी, शूर्पणखा ने आर्तनाद किया होगा और लंकिनी तो लंका का मुख्य द्वार छोड़कर भाग गई होगी। सबको यह एहसास हो रहा होगा कि गुड़िया वो हम लोगों से बहुत बड़ी राक्षसी है, उसने जो किया है वो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लंकनी जब भागी होगी मुख्य द्वार छोड़ के, क्योंकि लंकनी को ही लंका की सुरक्षा, मुख्य द्वार की सुरक्षा का भार दिया गया था, वो भागकर वो चिल्लाई होगी कि गुड़िया ने जो किया है वो देख के मुझे अपने आप को राक्षसी कहने में शर्म आ रही है। शैतान की भी रूह कांप गई होगी। लेकिन सवाल अब ये है कि जब शोभा को ये पता था कि उसकी जेठानी हर बार मिसकैरेज होने के बाद उससे इस बात का दबाव बनाती थी कि तुम क्यों परेशान होती हो, मेरे 2 में से किसी एक बेटे को तुम गोद ले लो, उसका पालन पोषण अपने बेटे की तरह करो, हम लोग कभी पूछने नहीं जाएंगे। और ये एक बार नहीं, 5 बार के मिसकैरेज पर उसने यही दबाव बनाया था। हालांकि उसके पीछे उसकी कुत्सित मानसिकता थी। उसको लगता था कि इन दोनों में से कोई एक अगर ये गोद ले लेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार होगा। आधी प्रॉपर्टी पर एक हमारा बेटा जिसको गोद लिया गया है और दूसरे पर हमारा बेटा जो हमारे पास बचेगा। ये उसके पीछे उसकी मंशा थी। उसके पीछे ये मंशा कतई नहीं थी कि एक बच्चा इनको भी हो जाएगा तो इनकी जो परेशानी है, इनकी जो ललक है बच्चा पाने के लिए, वो दूर होगी। शोभा कुछ ज़्यादा ही मासूम थी। वो कौवा से ज़्यादा चालाक अपनी जेठानी को समझ नहीं पाई और बेटा खोने के बाद भी जेठानी पर विश्वास करती रही कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। पुलिस बेवजह मेरी जेठानी को परेशान कर रही है, शक कर रही है।
इतना विश्वास भी कभी कभी परेशानी का कारण बनता है। एक रीजनेबल लिमिट तक तो विश्वास किया जाना चाहिए ऐसे रिश्तों पर। देवरानी जेठानी, ननद भाभी, छोटी बड़ी बहन, इन पर तो विश्वास करना ही होगा, लेकिन उसकी भी एक रीजनेबल लिमिट होनी चाहिए। अंधा विश्वास बहुत खतरनाक होता है, बहुत नहीं बहुत बहुत खतरनाक होता है। और जैसा मैं पहले कहता आया हूँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जर जोरू और ज़मीन जो हत्या के 3 प्रमुख कारण होते हैं, मोटिव होते हैं, जिनकी वजह से हत्या का अपराध कारित किया जाता है, उसमें ज़मीन के कारण सबसे अधिक अपराध होते हैं। जहाँ भी ज़मीन संपत्ति के रूप में विवाद का कारण हो, वहाँ हमेशा संबंधों पर भी सतर्कता या सतर्क निगाह रखनी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।